बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 1947 से 1958 तक के पाकिस्तान की हुकूमत और सियासत के बारे में। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1947 को हुआ। पहले दस्तूरी साज़ असम्बली जो है वो 10 अगस्त 1947 को बनाई गई। सदर जोगिंदर नाथ मंडल जो थे वो उसके सदर बने। अरकान 69 के बाद में 79 हो गए। मौलवी तमीज़ुद्दीन कायद-ए-आज़म के बाद इसके सदर बने। फिर लियाकत अली ख़ान का दौर हुकूमत जो 1947 से 1951 तक रहा, उनके बारे में हमने पढ़ा। लियाकत अली ख़ान के बाद 1947 से 1958 तक में तकरीबन 7 वज़ीर आज़म चेंज हुए थे। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल 14 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। वज़ीर आज़म 19 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान के बाद 17 अप्रैल 1953 तक आप वज़ीर आज़म रहे। आप कायद आज़म के काबिल एतमाद साथी थे। आपने हर अमूर में उनका साथ लिया। मशरक़ी पाकिस्तान के वज़ीर आला बने आप हसूल आज़ादी के बाद, और पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल, ठीक है, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने 14 अक्टूबर 1948 को 17 अक्टूबर 1951 तक आप पहले दूसरे गवर्नर जनरल रहे। लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वज़ीर आज़म और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो थे उनको गवर्नर जनरल बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये रवायत थी कि गवर्नर जनरल अगर मगरबी पाकिस्तान से होगा तो वज़ीर आज़म मशरक़ी पाकिस्तान से होगा। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो लियाकत अली ख़ान की काबीना में वज़ीर ख़जाना थे। बुनियादी असूलों की कमेटी की हतमी रिपोर्ट 22 दिसंबर 1952 को बुनियादी असूलों की रिपोर्ट जो है वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने पेश की। इसके हम लोग कहते थे कि सदर मुसलमान होगा और उसकी मुद्दत 5 साल के लिए होगी, यानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 5 साल के लिए मुंतखब करेंगे। मरकज़ी मुफ्तना 2 ऐवानी होगी, यानी ऐवान वाला और ऐवान ज़ेरी, और उसकी मुद्दत 5 साल होगी। ऐवान वाला में 120 अरकान और ऐवान ज़ेरी में 400 अरकान होंगे। मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान को दोनों ऐवान में मसावी नुमाइंदगी हासिल होगी। दोनों ऐवानों के इख्तियारात मसावी होंगे, लेकिन माली इख्तियारात जो हैं वो सिर्फ ऐवान ज़ेरी को हासिल होंगे। निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी होगा और काबीना ऐवान ज़ेरी को जवाबदेह होगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत होगी, जिसके जज जो हैं उनको सदर चूज़ करेगा। सरकारी ज़बान के बारे में कोई भी फ़ैसला नहीं किया गया। अब इस पर रद्द-ए-अमल ये था कि इस रिपोर्ट पर एक हंगामा खड़ा हो गया कि इसमें एतराज़ात पेश किए गए। पंजाब को एतराज़ था कि इससे मशरक़ी पाकिस्तान की बालादस्ती कायम हो रही है। पंजाब के नुमाइंदों का कहना था ऐवान वाला में तमाम सूबों को मुसावी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उलमा के बोर्ड ने कहा कि इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती मुतासिर होती है। ज़बान का मसला हल ना करने पर मशरक़ी पाकिस्तान के हल्कों ने एतराज़ किया। पंजाब के अलावा दीगर सूबों ने भी इस रिपोर्ट को मजबूरी तौर पर इसको पसंद किया और उसके हक़ में करारदादें मंजूर की। बरतरफी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 17 अप्रैल 1953 को गवर्नर जनरल ने ख्वाजा शाह की वज़ारत को बरतरफ कर दिया और मुल्क की तारीख़ में गैर आइनी इक़दामात की इब्तिदा की। ये पार्लिमानी निज़ाम पर चलने वाली पहली तलवार थी, जिसके बाद इसे एक रस्म की सूरत इख्तियार कर लिया गया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का इसकी वजूहात क्या थी, इनको क्यों बरतरफ किया गया कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का पेश करदा आइनी खाका सबको मकबूलियत हासिल नहीं कर सका। कादियानों के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हो गई, जिसको ख्वाजा साहब संभाल न सके। खुराक का बहरान पैदा हो गया, जिससे हालात ख्वाजा साहब के ख़िलाफ़ हो गए। ख्वाजा साहब को अगरचे असम्बली के अंदर अक्सरियत हासिल थी, लेकिन वो एक शरीफ सियासतदान थे, जबकि गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद जो थे साजिशी और आमराना अंदाज रखते थे, क्योंकि उन्होंने इन्हें बरतरफ कर दिया। अब इनके दौर के अहम वाक़यात क्या हैं? माशी रुझान। अब उन्होंने जब वज़ारत का ओहदा संभाला तो मुल्क की मईशत के हालात बहुत ख़राब हो गए। कोरिया की जंग में पाकिस्तान के खाम माल की बरामदात में इजाफा हुआ। पटसन और कपास ने भी काबिल कदर ज़र मुबादला कमाया, लेकिन जब कोरिया की जंग ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान की बरामदात भी कम हो गई, जिससे माशी बहरान पैदा हो गया। ग़िज़ाई बहरान 1952 में मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा हुआ और कहत की सूरत हाल पैदा होगी। इसकी वजह से मुल्क की इक़्तिसादी बदहाली, बर वक्त वज़ारत खुराक का एक्शन ना लेना था।
सिंध और पंजाब में मशरक़ी बंगाल से भारत को अनाज जो था वो स्मगलिंग होता था, जिसके रोकने में हुकूमत नाकाम रही थी और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी ख्वाजा नाज़मुद्दीन पर आयद की गई और इन्हें कायदे मिल्लत के बजाय कायदे किल्लत कहा जाने लगा। तहरीक ख़त्म मिल्लत। फरवरी 1953 में कादियानों के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की गई। इसकी वजह थी चौधरी ज़फ़रुल्लाह कादियानी और वो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से काबीना में शामिल थे। उन्होंने अपनी हैसियत को अपने मजहबी जलसे को कामयाबी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। बाद में भी एम अहमद जैसे लोग कलीदी अहदों पर फाइज थे। पंजाब में इस तहरीक ने ख़ास तौर पर जोर पकड़ा। उलमा और अवाम का मुतालबा था कि कादियानों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान को अहदे से हटाया जाए और अहम इंतज़ामी अहदों से कादियानों को हटाया जाए। अब हालात जो थे मरकज़ी हुकूमत से बाहर हो गए। 6 मार्च 1953 को लाहौर में मार्शल लॉ नाफिज किया गया। उलमा को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़ौज में बहुत सख्ती से काम लिया गया। उलमा को सज़ाएँ दी गई और उसके बाद हालात बहुत से इसमें फायरिंग से वो लोग मारे भी गए। अब मशरक़ी पाकिस्तान में लिसानी यानी ज़बान के फसादात। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बुनियादी उसूलों की कमेटी में उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया तो मशरक़ी पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए। अखबारात ने इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। तलीमी इदारे उर्दू मुखालिफ तहरीक का मरकज़ बन गए। पुलिस ने आंसू गैस, लाठी चार्ज, फायरिंग की, जिससे लाखते हिंद और ढाका यूनिवर्सिटी में होने वाले फसादात पूरे सूबे में फैल गए। ठीक है, ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर के हम वाक़यात हैं, ये हम सारे पढ़ चुके हैं कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे वो पहले दूसरे गवर्नर जनरल बने 14 अक्टूबर 1948 को। उसके बाद वज़ीर आज़म बने 19 अक्टूबर 1951 को और 7 अप्रैल 1953 को मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने उनकी वज़ारत बरतरफ कर दी। बुनियादी उसूलों की कमेटी की रिपोर्ट, इसके नुकात, फिर इसके रद्द-ए-अमल, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बरतरफी। अहम वाक़यात में माशी बहरान, ग़ज़ाई बहरान, तहरीक ख़त्म नबूवत और मशरक़ी पाकिस्तान में लसानी फसादात हैं। अब हम बात करेंगे मोहम्मद अली बोगरा की। मोहम्मद अली बोगरा। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बरतरफी के बाद मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। इनका ताल्लुक़ भी मशरक़ी पाकिस्तान से था। अगरचे वो तक़सीम बंगाल से पहले मुत्तहिदा बंगाल की काबीना में शामिल थे, लेकिन कौमी सियासत में उनका कोई भी नुमाया मुकाम ना था। वो सिर्फ सूबाई सियासत तक महदूद थे और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से भी रखते थे। वाशिंगटन से वापसी पे उन्हें खुद मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंतज़ामी मुद्दा उनका मुंतज़र है। ज़ाहिर है वो मुस्तन्ना के रुकन भी नहीं थे, वो सिर्फ जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की पसंद थे। अब मोहम्मद अली बोगरा का फार्मूला, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है लाजमी, इसके नुकात लाजमी करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है। मोहम्मद अली बोगरा। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बरतरफी के बाद अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। उन्होंने टूर साजी पर यानी कानून बनाने पर बहुत तवज्जो दी और अक्टूबर 1953 में आइनी फार्मूला दस्तूर असम्बली में पेश किया। इसके नुकात दर्ज थे। ऐवान जो है वो 2 मुफ्तना पे होगा, 2 ऐवान होंगे और दोनों को मुसावी इख्तियारात हासिल होंगे। ऐवान बाला में 50 और ऐवान ज़ेरी में 300 अरकान शामिल होंगे और तमाम सूबों को आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी हासिल होगी। मशरक़ी पाकिस्तान की मजमूनी रुकनीत मग़रबी पाकिस्तान के बराबर होगी। अगर सदर एक तरफ से होगा तो दूसरी वज़ीर-ए-आज़म दूसरे हिस्से से होगा। उर्दू और बंगाली दोनों ज़बानों को सरकारी ज़बान करार दे दिया गया। सदर का इंतखाब जो था दोनों ऐवान 5 साल के लिए करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को जवाबदेह होगा। सुप्रीम कोर्ट को बाख्तियार बना दिया गया कि वो जायज़ा ले कि कोई भी कानून इस्लाम के मुनाफी ना बने। इसके तहत बोगरा फार्मूले के तहत अरकान की तकसीम यूँ की गई। ऐवान बाला, बंगाल में ऐवान बाला की 10 नशिस्तें, ऐवान ज़ेरी में 165, कुल 115 नशिस्तें दी गई। पंजाब में ऐवान बाला में यानी सूबों को तमाम 5 सूबों बंगाल, पंजाब, सिंध और खैरपुर, बलूचिस्तान और रियासत झारखंड, सरहद कबायली इलाके और रियासत, इन सबको ऐवान बाला में 10-10 मुसावी नशिस्तें दी गई। ऐवान ज़ेरी में बंगाल की 165, पंजाब की 75, सिंध और खैरपुर की 19, बलूचिस्तान और रियासत भावलपुर की 19, सरहद और कबायली इलाकों और रियासतों की 22 सीटें की गई और ऐवान ज़ेरी की टोटल सीटें बनी 300। ठीक है, इस तरह टोटल सीटें ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी को मिला के 350 बनी। मशरक़ी पाकिस्तान में इंतखाबात। मोहम्मद अली बोगरा की वज़ारत उज़्मा के दौरान मशरक़ी पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे मार्च 1954 में। मुस्लिम लीग के मुकाबले में तमाम मुत्तहिदा जमातों ने मुत्तहिदा महाज बना लिया, जिसे एग्जीक्यूटिव फ्रंट कहा गया।
جگتو فرنٹ بنا لیا گیا. اتحاد کی ہم ترین جماعتیں عوامی لیگ اور کرشچ اسلامک پارٹی تھیں. عوامی لیگ کے قائد تھے حسین شہید سہروردی اور کرشچ اسلامک پارٹی کے قائد فضل الحق تھے. متحدہ محاذ کے 21 نکاتی منشوروں میں دفاع، امور خارجہ، مواصلات کے علاوہ باقی تمام امور صوبوں کو دینے کا نمایاں ذکر کیا گیا. یہ انتخابات مارچ 1954 میں ہوئے. متحدہ جو محاذ تھا جگنو فرنٹ، جو جگتو فرنٹ تھا، اس نے مسلم لیگ کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلم لیگ کوئی بھی گروپ ضابطے کے مطابق گروپ قائم نہ کر سکی، اور اگر ایک آزاد رکن مسلم لیگ میں شامل ہو کر گروپ کی تعداد یعنی 10 پوری نہ کرتا تو متحدہ محاذ جو ہے وہ کابینہ میں بھی شامل نہ ہو سکتا. تو متحدہ محاذ نے 310 میں سے 232 نشستیں حاصل کی. مسلم لیگ کی جو تھے وہ ہار گئے. اس میں پروڈا قانون، یہ بھی آپ نے شارٹ میں کرنا ہے. پروڈا PRODA، پروڈا یعنی پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949، یعنی آپ اس نام سے دیکھ سکتے ہیں پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفس، عوامی انتظامیہ کا آفیسر، اس کے ڈسکوالیفیکیشن یعنی آپ اس کو ایکٹ 1949 کے تحت کس ایکٹ کے تحت آپ کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. اب پروڈا کیا تھا؟ وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے ملک کی انتظامیہ صوبہ میں پیدا ہونے والے سیاسی انتشار کو کنٹرول کرنے کے لیے جنوری 1949 میں پروڈا کے نام سے ایک قانون منظور کروایا. اس قانون کے تحت وزیر اعظم سمیت کسی بھی سیاستدان، اب اس کا مقصد کیا تھا؟ وزیر اعظم سمیت کسی بھی سیاستدان اور افسر کے خلاف کارروائی. اس قانون کے تحت گورنر جنرل یا صوبائی گورنر کے اختیارات کو مزید بڑھا دیا گیا. ان کو اختیار حاصل تھا کہ وہ محسوس کرے کہ کسی نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو وہ خصوصی ٹربیونل سے ذریعے ان کو الزامات کی تحقیق کروا سکتا تھا، اور الزامات درست ہونے پر اس شخص کو 10 سال کے لیے سیاسی انتظامی عہدے سے نااہلی کی سزا دی جا سکتی تھی. پروڈا کا جو اس سے کئی ممتاز سیاستدان اس کا شکار ہوئے، کئی سیاسی مخالفین سیاسی میدان سے نکل گئے. قانون ساز اسمبلی نے اکتوبر 1954 میں اس کا خاتمہ کر دیا. دستور ساز اسمبلی. دستور محمد علی بوگرا کا جو فارمولہ تھا مجموعی طور پر پسند کیا گیا، یہاں تک کہ آئین کے نفاذ کی تاریخ میں 24 دسمبر 1954 میں اس کو جگہ بھی دے دی گئی. محمد علی بوگرا نے آئین سازی کے لیے برطانوی آئین ماہر سر آئیور جنریگر کی خدمات حاصل کی، جن کی رہنمائی میں آئین سازی کے امور طے کیے جا رہے تھے. محمد علی بوگرا نے اس خدشے کے تحت گورنر جنرل خواجہ ناظر الدین کی طرح ان کی وزارت بھی برطرف نہ کر دیں 1935 کے انڈیا کے ایکٹ کے دفعہ 10 کو راتوں رات اسمبلی کی منظوری سے ختم کروا دیا. لیکن 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل نے دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا اور اس کے درج ذیل اسباب بتائے گئے. مطلب اسباب کیا تھے؟ دستور ساز اسمبلی نے آئین سازی میں تخفیف کر دی، حالانکہ دستور ساز اسمبلی کا کام مکمل ہو چکا تھا، بلکہ آئین کی نفاذ کی تاریخ کا بھی اعلان ہو چکا تھا. دستور ساز اسمبلی اپنی حیثیت ختم کر چکی تھی. مشرقی پاکستان میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی. در حقیقت گورنر جنرل نے دستور ساز اسمبلی اس لیے برخاست کی کہ اسمبلی نے درج ذیل فیصلے کیے کہ ایک تو پروڈا کا قانون ختم کر دیا، گورنر جنرل کے اختیارات کم کر دیے، اس سے گورنر جنرل کا وزیر اعظم و وزراء کی برطرفی کا اختیار بھی ختم ہو گیا. آئندہ گورنر جنرل صرف رکن اسمبلی کو وزیر اعظم چنے گا جسے قومی اسمبلی کے ارکان کا حیثیت و اعتماد حاصل ہو. گورنر جنرل کابینہ کے مشوروں کا پابند ہو گیا. وزراء کے تقرر کا جواب میں گورنر جنرل کا وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہو گیا. تو اب اس طرح کی آمرانہ سوچ رکھنے والا گورنر جنرل جو تھا، یعنی لوگوں پر حکومت کرنے والا جو گورنر جنرل تھا، اپنے اختیارات میں کمی کا فیصلہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. تو اس کے بعد نئی کابینہ بنائی گئی. ٹھیک ہے، نئی کابینہ بنی. نئی کابینہ گورنر جنرل محمد علی بوگرا کو ہی نئی کابینہ بنانے کے لیے کہا گیا. اسمبلی میں 2 نئے وزراء کا شامل تھے کہ ایک سیکرٹری دفاع سکندر مرزا اور دوسرے بری فوج کے جنرل ایوب خان جو وزیر دفاع بنے. اور آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ کس قاعدے اور ضابطے کے تحت مسلح افواج کے سربراہ کو ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے کابینہ کا رکن بنایا گیا. ان کی شامل سے سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کی شمولیت سے سیاست میں فوج کا عمل دخل بڑھتا گیا. اب اس کے اہم آئینی تنازعات ہوئے. گورنر جنرل کے اقدامات سے برخاست شدہ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کیا. سندھ چیف کورٹ کے ایک 4 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر گورنر جنرل کا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا.
इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने फेडरल कोर्ट में अपील की। फेडरल कोर्ट ने 10 मई 1955 को 4 के मुकाबले में एक वोट से गवर्नर जनरल के इक़दाम को दुरुस्त करार दे दिया। इख्तलाफ करने वाले वाहिद जज गैर मुस्लिम जस्टिस कार्निलियस थे। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने रिटायरमेंट के बाद खुद तस्लीम किया कि फैसला कानूनी नहीं बल्कि सियासी था। आइनी बुरहान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले जो दस्तूर साजिश से जुड़ी के वो तमाम कवानीन जो गैर कानूनी करार पाए जो 1948 से गवर्नर जनरल की मंजूरी के बगैर नाफिज चले आ रहे थे। अगरचे किसी भी गवर्नर जनरल ने इन कवानीन की बगैर मंजूरी के नफाज की निशानदेही ना की कि अदालत के इस फैसले से कानूनी कवानीन की किताबें तकरीबन 46 कवानीन गैर कानूनी करार पाए जिससे मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो गया। मोहम्मद अली बोगरा के दौर के अहम वाक़यात में ग़ज़ाई बहरान का खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज इनको ग़ज़ाई किल्लत का था, जो कि आपने देखा कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन के वक्त में था तो उन्होंने इसको ख़त्म किया। उन्होंने जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन के अहद हुकूमत में जो सौदे किए गए थे उनकी तफसील फ़ौरन शुरू की। अमरीका के अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी गंदम दरामद की गई। अमरीका ने बहुत सी गंदम बतौर तोहफ़ा दी। ग़ज़ाई किल्लत दूर करने की वजह से वज़ीर आज़म ने अवाम के दिलों में जगह हासिल कर ली। इंसानी मसाइल का मसला, यानी जो ज़बान का मसला था बंगाली ज़बान या उर्दू ज़बान का, तो उन्होंने उर्दू को कौमी ज़बान दिया ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने। तो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया। तो 28 मई 1954 को दस्तूर असम्बली में 8 दफ़ात पर मुश्तमिल मसवदा पेश किया गया जिसमें उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बान बनाने की सिफारिश की गई। दफ़ाई माहदे पाकिस्तान को भारत की तरफ से जो दफ़ाई चैलेंज दरपेश था, बोगरा हुकूमत ने इसका हल अमेरिका जैसी बड़ी ताकत की कुर्बत ने तलाश किया। सेट्रो और सेनेटो जैसे माहिदों में शामिल हुआ। माहिदा बगदाद में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और बरतानिया शामिल थे। नवंबर 1955 में होने वाले इस माहिदे से जहाँ पाकिस्तान को अमेरिका से दफ़ाई इमदाद मिली, वहाँ रूस की नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ी, क्योंकि माहिदे का मकसद इलाके में कम्युनिकेज़म को रोकना था। इराक़ इनकलाब के बाद जब इराक़ इससे अलहदा हुआ तो इसे सेंटो का नाम दिया गया। 1954 में पाकिस्तान सीटों का कारकुन बना। इसके रुकन में पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलिपाइन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका शामिल थे। इसमें माहिदों में शमूलियत से पाकिस्तान को इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद मिली, वहाँ पाकिस्तान का गैर जानिबदाराना हैसियत से वक़ार भी मजबूत हुआ। दस्तूर साज़ गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने नामजदगी के ज़रिए नई दस्तूर असम्बली तश्कील देना चाहिए, लेकिन फेडरल कोर्ट ने यूसुफ पटेल बनाम हुकूमत केस में वाज़िया किया कि दूसरी असम्बली जो है उसका इंतखाब जो है वो दस्तूर असम्बली ही करेगी। तो 23 जून 1955 को दस्तूर असम्बली का इंतखाब किया गया। इसके अरकान की तादाद 80 थी। मुल्क के दोनों से मसावी अरकान लिए गए। 500 सूबाई असम्बली को दस्तूर असम्बली के लिए इंतखाबी अदारा बनाया गया। सूबाई असम्बली के अरकान 72 थे। रियासत और कबायली अरकान 8 थे और कराची का नुमाइंदा बराह रास्त शामिल किया गया। मुस्लिम लीग अब भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसके अरकान की तादाद सिर्फ 26 थी और इसके बाद इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग कायद थे। चौधरी मोहम्मद अली ने मुत्तहिदा महाज के ताउन से वजारत बनाई। ठीक है, ये मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला हमने पढ़ा है दूसरा असम्बली का खात्मा। ठीक है, इसके बाद चौधरी मोहम्मद अली की हुकूमत कायम हुई थी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।